गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके समक्ष रसायन विज्ञान के विलयन वाले चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसे कि ठोसों की द्रव में विलेयता या गैसों की द्रव में विलेयता के संदर्भ में हम चर्चा कर चुके हैं तथा अंकित प्रश्न भी हम बना चुके हैं। अब बात करते हैं द्रव द्रव विलयन की। तो द्रव द्रव विलयन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण नियम आपके उसमें है, वो है राउल्ट का नियम। ठीक है, द्रव द्रव विलयनों की यानी जब दो द्रवों को आपस में मिलाया जाता है, जब दो द्रव सिंपली होता क्या, ये प्रोसेस मैं आप लोगों को बता दूं, उसके बाद राउल्ट का नियम स्टार्ट करते हैं। सिंपली क्या हुआ कि माना हमने दो द्रव, ये ए है ये बी है, ठीक है, माना दो द्रव ए और बी को आपस में मिलाया और एक विलयन प्राप्त कर लिया, इनको मिला के एक विलयन प्राप्त कर लिया। वाष्पशील द्रव है तो विलयन प्राप्त हो गया ए बी, क्योंकि इसमें विलयन में ए बी है बी बी है। अब होता क्या है कि क्योंकि द्रव वाष्पशील है, ये वाष्प प्रावस्था में जाते रहते हैं, ये वाष्प प्रावस्था में जाते रहते हैं, वाष्प प्रावस्था में जाते रहते हैं। तो वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर ये क्या डालते हैं, दाब डालते हैं। वाष्प द्वारा द्रव की सतह में डाला गया दाब जो है वो वाष्प दाब कहलाता है। और जब ये वाष्प अवस्था में जाते रहते हैं तो कुछ कण दोबारा द्रव अवस्था में आते रहते हैं। यानी सिंपली कुछ समय बाद एक ऐसी स्थिति आती है, साम्य अवस्था, कक्षा 11 में आपने पढ़ा भी होगा ये। तो साम्य अवस्था ऐसी आती है कि ऐसी अवस्था जिसमें द्रव अवस्था तथा गैसीय अवस्था के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है। यानी जितने अवयवी कण द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में जा रहे हैं, उतने अवयवी कण वापस गैसीय अवस्था, ठंडे होकर गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में आते रहते हैं। तो इसका मतलब इनके मध्य एक गतिक साम्य स्थापित हो जाता है। तो इन्हीं द्रव विलयनों के लिए राउल्ट ने एक महत्वपूर्ण नियम प्रस्तावित किया, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। तो राउल्ट के नियमानुसार द्रव द्रव विलयनों में या वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब जो होगा, मैंने क्या कहा, राउल्ट के नियमानुसार वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब जो होगा, विलयन में उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। राउल्ट के अनुसार वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, अब किसी द्विअंगी विलयन के लिए हम इसको जगह कम से दो पार्ट में डिवाइड कर लिया मैंने। द्विअंगी विलयन के लिए हमने इसको अप्लाई करना राउल्ट के नियम को। देखो क्या इक्वेशन प्राप्त होती है। माना हमने ए तथा बी को मिलाकर एक विलयन बना लिया, ए और बी को मिलाकर एक विलयन प्राप्त कर लिया। ए का दाब जो है वो P1 है और मोलंस X1 है। ए का दाब P1, आंशिक दाब P1 है और मोलंस X1 है। इसी प्रकार बी के लिए आंशिक दाब P2 है और मोल अंश जो है X2 है। ठीक है, ए का आंशिक दाब P1 है और मोलंस X1 है, बी का आंशिक दाब P2 है और मोलंस विलयन में उसके मोलंस X2 है। तथा विलयन का कुल दाब जो है हम मान लेते हैं PT है। PT का मतलब टोटल प्रेशर PT। ठीक है, विलयन का कुल दाब PT है। तो अब ये हमने सपोज कर लिया। तो अवयव ए के लिए राउल्ट का नियम लगाते हैं हम। अवयव ए के लिए राउल्ट के नियमानुसार अवयव ए का आंशिक दाब जो होगा उसके मोल अंश के समानुपाती होगा। तो अवयव ए के लिए P1 प्रोपोर्शनल टू उसके मोल अंश यानी X1 होगा, या P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X1 होगा, जहां P1 नॉट एक स्थिर या स्थिरांक होगा। ये स्थिरांक कहलाता है शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब P1 नॉट जो है शुद्ध अवस्था में ए का क्या है, वाष्प दाब है। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार बी के लिए अप्लाई करते हैं। अब बी के लिए राउल्ट के नियमानुसार क्या हो जाएगा, P2 प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, P2 प्रोपोर्शनल टू X2 हो जाएगा।
अब P2 प्रोपोर्शनल टू X2 हो जाएगा, तो P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 नॉट X2। सेम ऐसी कंडीशन है इक्वेशन नंबर 2, P2 नॉट जो होगा B का शुद्ध अवस्था में क्या है, वाष्प, B का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। ठीक हो गया। राउल्ट के नियम लगाए अवयव A और B के लिए, यानी राउल्ट कहता है कि किसी भी अवयव का आंशिक दाब जो होगा विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होगा। लेकिन हम जानते हैं डाल्टन के नियमानुसार, अभी कक्षा 11 से जानते हैं, कक्षा 11 में था डाल्टन का नियमानुसार विलयन का कुल दाब Pt बराबर विभिन्न अवयवों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है, P1 प्लस P2। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। हम जानते हैं डाल्टन के नियमानुसार कुल दाब Pt बराबर P1 प्लस P2, यानी विभिन्न अवयवों के आंशिक दाबों के योग के बराबर कुल दाब होता है। तो समीकरण नंबर 2 तथा 1 तथा 2 से समीकरण नंबर 3 में P1 और P2 के मान रख देंगे, यानी P1 की जगह P1 नॉट X1 और P2 की जगह P2 नॉट X2 रख देंगे। तो कुल दाब Pt बराबर क्या आ जाएगा, Pt बराबर P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2। ठीक है, P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2। ये अगली इक्वेशन हमारी आ गई, न्यूमेरिकल में काम भी आएगी आपकी, याद रख लेना। इक्वेशन नंबर चलो मान लेते हैं इसको 4। अब देखो हमें पता है कि मोल अंशों का योग सदैव इकाई होता है, यानी जितने भी अवयव मिलाए उनके मोल अंशों का योग सदैव 1 होता है। यहाँ पे 2 ही अवयव मिलाए तो दोनों के मोल अंशों का योग 1 होता है। तो यहाँ पे भी हम जानते हैं, लिखोगे हम जानते हैं, बहुत कुछ जानते हो आप लोग। हम जानते हैं x1 प्लस x2 बराबर कितना होता है, 1। तो x1 बराबर क्या होगा, x1 बराबर 1 माइनस x2। इसे इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं। तो x1 बराबर 1 माइनस x2। तो समीकरण नंबर 4 में मान रखने पर x1 की जगह 1 माइनस x2 रखेंगे। 4 में मान रखने पर समीकरण 4 में मान रखोगे तो Pt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो P1 नॉट x1 की जगह क्या लिखोगे, 1 माइनस x2 प्लस P2 नॉट x2। हो गया। इसको सॉल्व कर लो, फिर ब्रैकेट खोल लो। Pt बराबर P1 नॉट को 1 से गुणा करोगे P1 नॉट ही रहेगा, माइनस इससे इसको गुणा करोगे तो P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2। अब प्लस वाली वैल्यू को आगे और माइनस वाली वैल्यू को पीछे लिख लेते हैं इक्वेशन को ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए। P1 नॉट माइनस नहीं प्लस, इसको आगे लिख देंगे P2 नॉट x2 माइनस P1 नॉट x2। अब देखना इन दोनों पदों में एक चीज कॉमन है, एक पद कॉमन क्या है, x2। तो कॉमन ले लेंगे Pt बराबर P1 नॉट प्लस x2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा क्या बचा, P2 नॉट माइनस P1 नॉट। एक महत्वपूर्ण इक्वेशन आ गई। इक्वेशन नंबर नेक्स्ट डाल दो इसको, कौन सी बनी, इक्वेशन नंबर 6। तो इक्वेशन नंबर 6 के आधार पे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकलता है, एक तो Pt क्या है, कुल दाब को विलयन के किसी दो अवयवों के आंशिक दो अवयवों के मोल अंशों की जरूरत नहीं पड़ रही है। एक ही अवयव का अगर मोल अंश भी पता हो तो विलयन का कुल दाब निकल सकते हैं, यानी विलयन के कुल दाब को उसके किसी एक घटक के मोल अंश से रिलेट कर सकते हैं या संबंधित कर सकते हैं। एक तो इसे निष्कर्ष निकला। दूसरा ये निकला कि विलयन का कुल दाब, विलयन का जो कुल दाब है, विलयन का कुल दाब जो है उसके किसी एक घटक के मोल अंश के साथ रेखीय रूप में बढ़ता है। अगर x2 की वैल्यू बढ़ जाए तो कुल दाब की वैल्यू भी बढ़ेगी, यानी हम कह सकते हैं इस समीकरण से निष्कर्ष निकलता है। एक तो ये निकलता है कि कुल दाब को किसी एक ही घटक के मोल अंश से संबंधित कर सकते हैं। दूसरा निष्कर्ष निकला कि विलयन का कुल वाष्प दाब किसी एक घटक, यानी अभी किसका घटक है, x2, विलयन के घटक b का मोल अंश के साथ रेखीय रूप में क्या होगा, बढ़ेगा, यानी उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो इससे क्या कहते हैं, इससे ये निष्कर्ष निकल सकता है। अब हम बात करेंगे राउल्ट के नियमानुसार द्रव विलयनों को दो भागों में बांटा जाता है, यानी दो प्रकार के द्रव विलयन होते हैं।
यानी राउल्ट के नियम के आधार पर द्रव विलयन, राउल्ट के नियम के आधार पर द्रव विलयन दो प्रकार के होते हैं। इस राउल्ट के नियम के आधार पर द्रव विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक आदर्श विलयन और दूसरा, चलो यहां लिख लेता हूं, अनादर्श विलयन। राउल्ट के आधार पर या राउल्ट के नियम के आधार पर द्रव विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक आदर्श विलयन और दूसरा अनादर्श विलयन। अब क्या हुआ आदर्श विलयन? देखिए, वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। शॉर्ट में लिख देता हूं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। वे विलयन, ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, यानी चाहे मतलब तनु विलयन हो या सांद्र विलयन हो, हमेशा राउल्ट के नियम का ऐसा पालन करेंगे, वे विलयन कहलाते हैं आदर्श विलयन। तो ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो कहलाते हैं आदर्श विलयन। या हम ये भी कह सकते हैं कि वे विलयन जिनका वाष्प दाब राउल्ट द्वारा प्रस्तावित वाष्प दाब के समान आता है उसे कहते हैं आदर्श विलयन। आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करने के लिए दो और कंडीशन है। ऐसे विलयनों का, चलो, एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन जीरो होता है, यानी डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो लिख लेता हूं। ठीक है, ऐसे विलयनों में एंथैल्पी परिवर्तन जीरो होता है। एंथैल्पी परिवर्तन जीरो का मतलब हुआ ऐसे विलयन, यानी जिन दो घटकों को मिलाने पर विलयन प्राप्त हो रहा है, उन दो घटकों को मिलाने पर प्रक्रम न तो ऊष्माक्षेपी होना चाहिए न तो ऊष्माशोषी, यानी दोनों द्रव घटकों को मिलाने पर विलयन न तो ऊष्माक्षेपी यानी उसमें ऊष्मा न तो उत्सर्जित होनी चाहिए न तो ऊष्मा अवशोषित होनी चाहिए। दूसरा, ऐसे विलयनों में आयतन परिवर्तन डेल्टा वी की वैल्यू भी जीरो होती है, यानी द्रव घटकों को मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल आयतन उन दोनों द्रव घटकों के आयतनों के योग के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, जैसे हमने ए के 2 लीटर और बी के 5 लीटर को मिलाया, ए के 2 लीटर और बी के 5 लीटर को मिलाया, तो विलयन का आयतन कितना आना चाहिए? 7 लीटर आना चाहिए। अगर 7 लीटर आ रहा है तो एक कंडीशन होगी कि आदर्श व्यवहार प्रस्तुत कर सकता है। और ऐसे ही इन दोनों को मिलाने पर अगर न तो ऊष्मा अवशोषित हो रही है न तो ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, तो वो कैसा होगा? राउल्ट मतलब राउल्ट के नियम का को फॉलो करेगा और वो आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करेगा। वैसे वास्तव में कोई भी विलयन आदर्श व्यवहार प्रस्तुत नहीं करता सभी कंडीशनों में, लेकिन फिर भी कुछ एग्जांपल हैं, याद रख लेना। एन हेक्सेन और एन 7 यानी हेप्टेन, बेंजीन और टॉलुइन का मिश्रण, टॉलुइन, और ब्रोमोएथेन और क्लोरोएथेन, ब्रोमोएथेन एंड क्लोरोएथेन, ब्रोमोएथेन, क्लोरोएथेन, बेंजीन, टॉलुइन या एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, इनका मिश्रण जो होगा, ये 3 एग्जाम्पल मैंने बता दिए, लगभग आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करते हैं। वैसे वास्तव में ऐसा विलयन संभव नहीं है जो कि पूर्णतः आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करे, फिर भी ये विलयन, ये एग्जाम्पल है, याद कर लेना, एग्जाम में आ सकते हैं। अब बात करते हैं अनादर्श विलयन की। अनादर्श विलयन का मतलब हुआ वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे। राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे का मतलब हुआ उनका वाष्प दाब राउल्ट द्वारा प्रस्तावित वाष्प दाब के समान नहीं आता है, वो अनादर्श विलयन कहलाएंगे। हालांकि कम या ज्यादा आने पर 2 प्रकार के होते हैं, अभी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन जनरली इतना याद रख लो, वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वो अनादर्श विलयन कहलाते हैं। और अनादर्श विलयन में 2 कंडीशन है, एंथैल्पी परिवर्तन इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड आयतन वॉल्यूम, जो एंथैल्पी परिवर्तन भी जीरो नहीं होगा और आयतन परिवर्तन भी जीरो नहीं होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब द्रव घटकों को मिलाने पर या तो उसमें अवशोषित होगी या उत्सर्जित होगी, और दूसरा विलयन का आयतन उनके घटकों के आयतन के योग के समान नहीं आएगा।
यानी जैसे यहाँ पे था, मैंने एक एग्जांपल बताया था, माना 3 ए के 3 लीटर और बी के भी 3 लीटर माना मिलाए, तो विलयन का आयतन 6 ना आके 6 से या तो थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा आ सकता है, 6 पॉइंट समथिंग आ सकता है या 5 पॉइंट समथिंग आ सकता है, तो ऐसे विलयन अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो अब अनादर्श विलयनों के लिए देखो, अनादर्श विलयन ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं और इनका वाष्प दाब राउल्ट द्वारा प्रस्तावित वाष्प दाब से या तो अधिक आता है या तो कम आता है। इस आधार पे 2 प्रकार के विचलन प्रस्तुत करते हैं, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। अब क्या होता है धनात्मक और ऋणात्मक विचलन और उसका कारण क्या होता है, देखिए अभी बताता हूं मैं। अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन मैंने कहा 2 प्रकार के विचलन प्रस्तुत करते हैं, एक धनात्मक विचलन, पॉजिटिव डेविएशन है, निगेटिव डेविएशन, ऋणात्मक विचलन। धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन प्रस्तुत करते हैं। अब देखिए, धनात्मक विचलन प्रस्तुत करने यानी ऐसे विलयन जिनका वाष्प दाब राउल्ट द्वारा प्रस्तावित वाष्प दाब से, इनका वाष्प दाब जो है राउल्ट द्वारा प्रस्तावित वाष्प दाब से अधिक आएगा, तो ऐसे विलयन धनात्मक विचलन प्रस्तुत करते हैं। और जिनका वाष्प दाब राउल्ट द्वारा प्रस्तावित वाष्प दाब से कम आएगा, वो ऋणात्मक विचलन प्रस्तुत करेंगे। और क्यों धनात्मक और ऋणात्मक विचलन का कारण क्या होता है, देखिए रीजन में बता रहा हूं, देखो कारण देखो, हर क्वेश्चनों में या अदर जितने भी अलग अलग भी एग्जाम्पल होंगे तो यही लगेगा। यानी होता क्या है, माना 2 हमने विलेय प्लस विलाय को मिलाया, लेकिन याद रख लेना द्रव विलयन है ये विलयन, दोनों ये भी लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड स्टेट में, ये भी लिक्विड एक्वा स्टेट में है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। द्रव विलयनों को हमने मिलाया और विलयन प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे क्या है, वाष्पशील द्रवों को हमने मिलाया और विलयन प्राप्त कर लिया, तो मिलाने से पहले शुद्ध अवस्था में कुछ बल कार्य करेंगे। विलेय शुद्ध अवस्था में तो विलेय के मध्य आकर्षण बल लगेगा और शुद्ध अवस्था में विलायक के मध्य कोई आकर्षण बल या न्यून क्रिया होगी तो कोई बल कार्य करेगा। शुद्ध अवस्था में विलेय और विलायक के मध्य में आकर्षण बल कार्य कर रहा है। अब उन दोनों को मिला लिया तो एक नया बल बन गया, पुराने बंध टूट गए और नया बंध बन गया। वो नया बंध क्या होगा, विलयन में नया बंध होगा, विलेय और विलायक के बीच में नया बंध बनेगा। यानी है क्या, पुराने बंध कौन से हैं, ये पुराना पाया जा रहा है, यानी शुद्ध अवस्था में पुरानी, ये नया बना बंध है विलेय विलायक। याद रख लेना, जब नया बना बंध पहले की अपेक्षा, पहले बंधों की अपेक्षा यानी विलेय या विलायक की तुलना में विलेय विलायक बंध दुर्बल होगा, तो विलयन धनात्मक विचलन प्रस्तुत करेगा, विलयन धनात्मक विचलन प्रस्तुत करेगा। ऐसा क्यों होगा, देखो पुराने बंध अगर प्रबल है जबकि नया बंध दुर्बल है, नया बंध जो बन रहा है यानी पहले ए और बी को हमने मिलाया और ए भी बन गया, तो नया बंध अगर दुर्बल बन रहा है, विलेय विलायक के मध्य अगर यानी हमने ए और बी को मिला के विलयन प्राप्त कर दिया, और यहाँ पे अब जब अकेले थे तब जो प्रबल बंध लग रहा था तो कम वाष्प बंधी थी, लेकिन अब साथ में मिला दिया तो अब क्या होगा कि दुर्बल बंध होने के कारण पहले की अपेक्षा ज्यादा विलायक के कण या विलेय या विलायक के कण किस अवस्था में जाएंगे, वाष्प अवस्था में जाएंगे। ज्यादा वाष्प अवस्था में जाएंगे तो ज्यादा वाष्प बनेगी, ज्यादा वाष्प बनेगी तो वाष्प दाब भी ज्यादा होगा, वाष्प दाब ज्यादा होगा तो राउल्ट द्वारा प्रस्तावित वाष्प दाब से अगर ज्यादा हो जा रहा है तो इसका मतलब कैसा विचलन प्रस्तुत करेंगे, धनात्मक विचलन प्रस्तुत करेंगे। तो इसका रीजन याद रख लेना, पुराने बंधु की अपेक्षा या पुराने बंधु की तुलना में नया बना बंध अगर दुर्बल होगा तो ऐसे विलयन धनात्मक विचलन प्रस्तुत करते हैं। पुराने बंध का मतलब विलेय या विलेय विलायक की तुलना में विलेय विलायक बंध अगर दुर्बल होता है तो ऐसे विलयन धनात्मक विचलन प्रस्तुत करते हैं। जैसे एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल और एसीटोन को मिलाते हैं तो पहले एथेनॉल के अणुओं के बीच में प्रबल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, ठीक है, प्रबल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके कारण कम वाष्प दाब पहले कम होता है
लेकिन जब उसमें एसीटोन मिला दिया जाता है एथेनॉल में या एथिल अल्कोहल में एसीटोन मिला दिया जाता है तो एथेनॉल के कणों के बीच में यानी एथेनॉल के बीच में क्या आ जाता है, पहले तो हाइड्रोजन बंध प्रबल था लेकिन अब उनके बीच में आ जा रहा है एसीटोन, जिसके कारण पहले की अपेक्षा अब नए बनने वाले बंध क्या हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं। दुर्बल हो जाते हैं तो पहले की तुलना में ज्यादा अवयवीकरण वाष्प अवस्था में जाते हैं और वाष्प दाब ज्यादा बनाते हैं। वाष्प दाब ज्यादा आता है तो इसका मतलब राउल्ट द्वारा प्रस्तावित वाष्प दाब से ज्यादा वाष्प दाब आ रहा है तो इसका मतलब कैसा विचलन प्रस्तुत करेंगे, धनात्मक विचलन प्रस्तुत करेंगे। इस अब ऋणात्मक विचलन का कारण सेम इसी यहीं पे समझ लो। ऋणात्मक विचलन में अगर नया बंध, ये वाला बंध कैसा होगा, नया बंध अगर पहले की तुलना, पहले जो दुर्बल है और बाद में जो प्रबल है, यानी नया बना बंध यानी विलेय विलायक के बीच बनने वाला बंध अगर प्रबल होगा, विलेय विलेय या विलायक विलायक के मध्य बनने वाले बंध की तुलना में, तो पहले की अपेक्षा कम अवयवीकरण वाष्प अवस्था में जाएंगे। कम अवयवीकरण वाष्प अवस्था में जाएंगे तो वाष्प दाब कम आएगा, वाष्प दाब कम आएगा तो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रस्तुत करेंगे। तो इसका उदाहरण है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का मतलब हुआ कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को जब आपस में मतलब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म जब शुद्ध अवस्था में होते हैं तो उनमें कोई ऐसा प्रबल बंध कार्य नहीं करता है और उनमें ऐसा कोई प्रबल बंध कार्य नहीं करता है तो वहां पे केवल द्विध्रुव आकर्षण कार्य करता है। लेकिन जब इन दोनों को मिला देते हैं तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में प्रबल हाइड्रोजन बंध बन जाता है जिसके कारण पहले की अपेक्षा या शुद्ध अवस्था की अपेक्षा विलयन में अवयवीकरण कम वाष्प अवस्था में जा पाते हैं, जिससे वाष्प दाब कम आ जाता है और राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रस्तुत करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।